नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम लगातार पिछले 2 वीडियो में बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं कि पोषण तथा संतुलित आहार की समझ के बारे में हम पिछले 2 वीडियो में बात किए थे, जिसमें हमने जाना था कि पोषण तथा संतुलित पोषण किसे कहते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा क्या है। आप कह सकते हैं कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिसकी वजह से जो हमारे भोजन में क्या होता है, पोषण मिलता है। उसके बारे में हम लगातार 2 वीडियो में बात किए थे। आप वो वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, उसे देख सकते हैं। और आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट जिसे हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो फूड ग्रुप है, फूड ग्रुप्स के बारे में बात करें। इसके हमने 3 ग्रुप का चयन किया है, 4 फूड ग्रुप्स, 5 फूड ग्रुप्स और 11 फूड ग्रुप्स। इसके बारे में हम आज के क्लास के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्लास को शुरू करने से पूर्व मैंने जो 2 वीडियो में बताया था उसका हम शॉर्ट एनालिसिस भी आज की क्लास में कर देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। आपने 2 वीडियो में तो समझ ही लिया था कि जो पोषण के लिए जो है आपको जो है 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो 6 से कौन कौन था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन और जल की। इसके बारे में हम शॉर्ट नोट्स आप यहाँ लिख लीजिए, जिसको आप लिखेंगे स्मरण करने के लिए, याद रखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। आप पहला में लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से काम होता है कि शरीर को ऊर्जा देना। आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट किन किन फलों से, किन किन अनाजों से मिलता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, आप वो देख सकते हैं। दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका प्रोटीन था। प्रोटीन क्या करता है, ये शरीर की वृद्धि तथा उसका विकास करता है। इसके साथ ही साथ क्षत विशत कोशिकाओं की मरम्मत भी इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। जो भी कोशिकाएं जो है टूट फूट जाती है, उसके मरम्मत करने का भी कार्य किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा संपन्न किया जाता है। और तीसरा में आपने जाना था वसा के बारे में। वसा क्या होता है, ये भी एक ऊर्जा का प्रभावी स्रोत होता है और कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी ऊर्जा हमें प्रदान करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन वसा से जो है कार्बोहाइड्रेट से दुगुना, मतलब डबल कह सकते हैं आप, डबल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपने जाना था खनिज के बारे में, यानी कि मिनरल्स। मिनरल से काम क्या होता है, मिनरल जो है ये शरीर में हड्डियों, रक्त, दांत इत्यादि की रक्षा करते हैं तथा शरीर को गति देने में भी सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद आपका 5वां था विटामिन। विटामिन क्या करता है, विटामिन जो है शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करता है। और 6ठा और आपका अंतिम था जल। जल क्या होता है, एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये था आपको कुछ याद रखने के लिए। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी हेडिंग दीजिए पहले, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। पोषक तत्वों की दृष्टि से जो है भोज्य पदार्थों को जो हम लोग 3 मोटे समूहों में विभाजित कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बांट सकते हैं। वो 3 कौन कौन है, पहला में आप लिखेंगे शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ, और दूसरा आपके होते हैं शरीर को मजबूत और ठीक रखने वाले पदार्थ, और तीसरा में आपके होते हैं शरीर को सुरक्षा देने वाले पदार्थ। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो इसमें हम जानेंगे जो पोषक तत्व जो होते हैं, उन पोषक तत्वों के जो भोज्य पदार्थ हैं, यदि उस भोज्य पदार्थों को हम विभाजित करें, बांटें, तो हमको पता चलता है कि इसे हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह में हम किसे रखेंगे, पहला समूह में हम उसे रखेंगे जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। दूसरा में आप उसको रखेंगे जो कि शरीर को क्या करते हैं, मजबूत और ठीक रखने वाले पदार्थ होते हैं, उसे आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे। और तीसरे ग्रुप में आप रख देंगे शरीर को सुरक्षा देने वाले पदार्थों को आप तीसरे समूह में रखेंगे। आप संतुलित आहार में लिखेंगे कि ऐसा आहार
जो इन सभी गुणों को रखता हो, यानी कि जो 3 ये गुण थे कि शक्ति प्रदान करना, शरीर को मजबूत और ठीक रखना, और तीसरा पता कि शरीर को सुरक्षा देना। तो ऐसा आहार जो इन सभी गुणों को रखता हो और जिनकी शारीरिक आवश्यकतानुसार उचित मात्रा उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, कि उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार, यानी कि इस डिफिनेशन के अनुसार जो है, संतुलित आहार के अंश और मात्रा स्पष्टता जो है आयु, वर्ग, लिंगानुसार, शारीरिक परिश्रम, आर्थिक स्थिति और शारीरिक बनावट के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यानी कि जो बैलेंस डाइट की जब हम बात कर रहे हैं, कि संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? वो आपके शरीर के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार, आप स्त्री हैं या पुरुष है उसके अनुसार, या फिर जो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है अलग अलग हो सकती है। जैसे कि महिलाओं में की यदि हम बात करें, तो महिलाओं की गर्भवती और जो प्रसूति महिलाएं होती हैं, यानी कि जो स्तनपान कराने वाली स्थितियाँ जो होती है, उनमें जो है उनके लिए आहार की अलग तालिका निर्धारित की जाती है। यानी कि एक साधारण महिला और एक ऐसी महिला जो गर्भवती हो या फिर प्रसूति हो, उसके लिए क्या होता है? आहार की एक अलग तालिका निर्धारित की जाती है, अलग उसका कह सकते हैं कि अलग एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, क्योंकि वैसी महिलाओं को जो है क्या होती है, एक विशेष कह सकते हैं कि विशेष आहार की आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष एनर्जी की आवश्यकता है। इसीलिए उनके लिए जब हम बैलेंस डाइट बनाएंगे तो अलग तरीके से बनाएंगे। और यदि एक खिलाड़ी है या फिर एक किसान है या फिर स्कूल जाने वाला विद्यार्थी है या फिर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए भी क्या होता है? अलग अलग आहार की तालिका बनाई जाती है, अलग अलग बैलेंस डाइट का निर्माण किया जाता है। इसी में आगे आप लिखेंगे, भारत क्या है? भारत एक जो है विकासशील देश है और प्रति व्यक्ति आय की जो है विकसित देशों की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आप सभी को पता होगा भारत क्या एक विकासशील देश है, और जो विकसित देश होते हैं, जो विकसित देशों में जो है प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसकी तुलना जो है हम भारत में यानी कि विकासशील देश में नहीं कर सकते हैं। अतः जो है हमें एक और जहाँ संतुलित भोजन में उचित पोषक तत्वों को स्थान देना होगा, वहीं जो है दूसरी ओर विभिन्न आय वर्ग की, आप कह सकते हैं कि विभिन्न आय वर्ग की व्यय क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा। यानी जब हम फूड, आप कह सकते हैं कि जब हम बनाएंगे बैलेंस डाइट, तो हमें क्या करना है? हमें भारत का विशेष ध्यान रखना है कि भारत, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत एक क्या है, एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। और यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है, तो सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्ति को जो आय का स्रोत है, आय के अनुसार क्या कर सकते हैं? अलग अलग बैलेंस डाइट का निर्माण करेंगे। हम कैसे बना सकते हैं? आप कुछ समय यदि आपके लिए कुछ हम निर्माण किया है, आप लिखेंगे कि पोषक तत्वों के अनुसार। पहला हम कैसा बनाएंगे? जब हम बैलेंस डाइट का निर्माण करेंगे, जब हम बैलेंस डाइट बनाते हैं तो पहला बनाएंगे पोषक तत्वों के अनुसार। पोषक तत्वों के अनुसार क्या हो सकता है? पहला में आप लिखिए कि शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ। पहला में हम उससे रखेंगे जो पदार्थ से हमें शक्ति प्रदान होती है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा को जो है प्रमुख स्थान देना होगा। जैसे आप सभी को ज्ञात हो ही गया होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या होता है? हमें एनर्जी प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तो जब हम पोषक तत्वों के अनुसार यदि हम बैलेंस डाइट का निर्माण करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? पहला में हम रखेंगे उन चीज़ों को जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की प्राप्ति होती है, ठीक है। सेकंड में लिखिए, दूसरे में आप लिखेंगे शरीर की मजबूती के लिए, शरीर के मजबूती के लिए आप क्या करेंगे? प्रोटीन जैसे पदार्थों का आप उसमें रखेंगे। और तीसरा में आप लिखेंगे शरीर की सुरक्षा और बीमारियों इत्यादि से बचाव के लिए। इसमें आप प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन को जो है महत्व देना होगा। विटामिन जो चीज़ है उसे आप रख सकते हैं। ये तो हम परिभाषित कर लेंगे पोषक तत्वों के अनुसार। लेकिन भारत में क्या है? आय के अनुसार हमें बैलेंस डाइट का निर्माण करना है, यानी कि जिस व्यक्ति की जैसी आय है वो क्या कर सकते हैं? उसे अपने आय के अनुसार बैलेंस डाइट का निर्माण कर सकते हैं।
जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत में जो है 3 तरह के आय वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आय का स्रोत क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम कहते हैं ये उच्च आय वर्ग के लोग हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कि मध्यम आय वर्ग के होते हैं, और तीसरे होते हैं जो निम्न आय वर्ग के होते हैं। तो उच्च आय वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, उच्च आय वर्ग के लिए हम अधिक व्यंग वाली वस्तुएं, यानी कि जो अधिक महंगी है, जो अधिक कॉस्टली है, वैसी वस्तु का चयन करेंगे, जैसे कि दूध, अंडे, मांस, मछली, फल इत्यादि अधिक रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ जैसे अनाज, दालें, वसा और गिरीदार जो फल होते हैं उनकी मात्रा सामान्य रखेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस डाइट का निर्माण करना है। तो उच्च आय वर्ग के लिए क्या करेंगे, जो भी अधिक महंगी वस्तुएं है उसका मात्रा ज़्यादा रखना है, और जिनका दाम कम है, जिनका मूल्य कम है, उनका मात्रा सामान्य रखना है या कम रखना है। ये आपका हो जाएगा आय के अनुसार, यानी कि उच्च आय वर्ग के लिए आप ऐसा बैलेंस डाइट का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है मध्यम आय वर्ग के लिए। मध्यम आय वर्ग में क्या कर सकते हैं आप, कम व्यंग वाली वस्तु है, जैसे कि जो ज़्यादा महंगी नहीं हो, जैसे कि अनाज, दालें, वसा, हरी सब्जियां, इनका मात्रा आप अधिक रखेंगे। और जो अधिक व्यय वाली वस्तु यानी कि अधिक महंगी वस्तु है, जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मछली, उनका क्या करेंगे, आप कम रखेंगे। इससे कि उनका क्या होगा, उनका एक बैलेंस डाइट तैयार हो जाएगा, यानी कि शरीर को जितना चाहिए उतना मात्रा में उनके शरीर में चीज़ें पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ग के लिए, यानी कि निम्न आय वर्ग के लिए। निम्न आय वर्ग के लिए क्या कर सकते हैं, जो अधिक व्यय वाली वस्तु यानी कि अधिक महंगी जो वस्तु है उसे कम रखना है, और जो कम महंगी वस्तु है उनका क्या करेंगे, आप ज़्यादा मात्रा में रखेंगे। यानी उस हिसाब से आप बैलेंस डाइट का निर्माण कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि संतुलित आहार का संयोजन हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को जो है कितना मात्रा में जो है हमें कैलोरी लेना चाहिए, कितना मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। तो इनके बारे में जो अभी आपके सामने जो डिस्प्ले पर जो दिख रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट आउट कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि हमें क्या करना है, कितना मात्रा में अनाज लेना है, कितना मात्रा में दालें लेनी है, कितना मात्रा में मांस और मछली लेना है। सबका जो है इसमें मात्रा और ग्राम लिखा हुआ है, और किसमें कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन रहता है, इस सब के बारे में भी मेंशन है। आप इसे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ये जो है मनोरमा ईयर बुक IPID 1987 के पृष्ठ 134 से लिया गया है। संतुलित आहार का संयोजन के बाद एक और चार्ट, एक और समझिए तालिका है, जो कि ICMR द्वारा अभिशंसित संतुलित आहार है। इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यह क्या है, ICMR द्वारा अभिशंसित संतुलित आहार है, जिसमें आपको जो है भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है, और इसमें कार्य की भी अनुशंसा की गई, यानी कि कोई व्यक्ति बैठ कर काम कर रहा है, साधारण कार्य काम कर रहा है, कठिन काम कर रहा है, यदि वो वयस्क पुरुष है, वयस्क महिला है, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो उन सब के लिए क्या है, कितना मात्रा में किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इसका जो है सब मात्रा ग्राम में दिया हुआ है। इसे भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट आउट कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से आप नोट्स का क्या कर सके, निर्माण कर सके। चलिए, उम्मीद है कि आपने दोनों तालिका को क्या कर लिया, अपने नोट्स बना लिया होगा। जो मैंने 2 सारणी आपके सामने प्रस्तुत की, दोनों को आपने नोट आउट कर लिया। चलिए, बैलेंस डाइट के बाद हम आज के क्लास का दूसरा टॉपिक आपका जो था, यानी फूड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। आप हेडिंग दे देंगे फूड ग्रुप्स, हिंदी में लिखेंगे खाद्य समूह। इसमें आप सभी को लिखना है कि संतुलित भोजन को जो है आधार मानते हुए आहार विशेषज्ञों ने भोज्य पदार्थों के विविध समूहों की अभिशंसा जो है इस अभिप्राय से किया है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए, और वह किसी एक या अधिक वस्तुओं के उपलब्ध न हो पाने पर
उसकी वैकल्पिक व्यवस्था उसी श्रेणी से कर सके। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जो आहार विशेषज्ञ थे यानी कि जो आपका फूड जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फूड ग्रुप का निर्माण किया, खाद्य समूह का निर्माण किया। यानी कि जैसे कि कोई भी आय वर्ग के हो, जैसे कि मैंने पिछले आपके सामने कुछ आय वर्ग के बारे में चर्चा किया था, किसी आय वर्ग के हो तो उन्होंने ऐसे फूड की चर्चा किया है, ऐसे आप कह सकते हैं कि भोजन की चर्चा की है जिसमें कि यदि एक उपलब्ध नहीं हो पाता है तो दूसरे का सेवन करके जो उनका एक बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट को क्या कर सके, संतुलित रख सके, बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। उसके लिए जो है कुछ आप एक इसमें आगे लिखेंगे कि जो अब तक जो खाद्य प्रस्तुत हुए हैं उसका जो है संक्षिप्त विवरण हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में जानेंगे। तो इसमें पहला लिखेंगे 4 फूड ग्रुप्स, यानी कि 4 खाद्य समूह। इसे जो है कृषि विभाग अमेरिका द्वारा 1956 में, इसे आप याद रखेंगे 1956 में इसे जो है आप कह सकते हैं कि लागू किया गया था, शुरू किया गया था। 4 खाद्य समूह में 4 फूड ग्रुप में किसे रखा गया है, पहला में रखा गया है दुग्ध समूह को, दूसरा में है मांस समूह, तीसरा में है सब्जी एवं फल समूह और चौथा में है अनाज समूह। इसे भी आप नोट आउट कर सकते हैं चाहे तो। दुग्ध समूह में आप क्या क्या लिखेंगे, दूध और दूध से बनी हुई सारी सामग्रियां वो आपकी आती है दूध के समूह में। दूसरा है मांस समूह, मांस समूह यानी कि मांस, मछली और इससे जितने भी आइटम होते हैं सब इसके श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मांस, कलेजी, ये सब इसी के श्रेणी में आएंगे। तीसरा आपका है सब्जी एवं फल समूह, इसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। और चौथा आपका है अनाज समूह, मैंने सभी प्रकार के अनाज, ब्रेड, बिस्कुट, चावल, यानी कि अनाज से जो चीज़ों का निर्माण किया था सभी को इस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका है 5 फूड ग्रुप, यानी कि 5 खाद्य समूह। इसे जो है, इसे भी आप कह सकते हैं कृषि विभाग अमेरिका द्वारा 1979 में इसे जो है पारित किया गया था। इसमें जो है 5 समूह को रखा गया था। कौन कौन था, पहला में था सब्जी तथा फल, दूसरा में अनाज एवं उससे बनी वस्तुएं, तीसरा में दुग्ध समूह, चौथा में चौथा में है मांस समूह और पांचवा में है वसा और मिष्ठान इत्यादि। यानी जो आपने जो चौथा जाना था उसी 4 को इसमें एक बढ़ा दिया गया, यानी कि इसमें क्या किया गया, वसा और मिष्ठान समूह को अलग से ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और तीसरा आपका है 11 फूड ग्रुप, जिसे जो है 1964 में जो है आप कह सकते हैं कि लाया गया था। इसे भी जो है कृषि विभाग अमेरिका द्वारा ही 1964, इसी का याद रखेंगे, इसमें लाया गया था 11 फूड ग्रुप पर। इसमें क्या किया गया था, 11 प्रकार के जो है भोज्य पदार्थों को शामिल किया गया था। वो 11 कौन है, आप उसे आप चाहें तो बिंदु वाइज नोट कर लीजिए। पहला में आपका हो जाएगा दूध से निर्मित वस्तुएं, दूसरा में आपका मांस या मांस मछली लिख लेंगे, तीसरा में अंडे, चौथा में है सूखे फल यानी कि ड्राई फ्रूट, और पांचवा में आपका आटा, अनाज से बनी वस्तुएं जैसे कि ब्रेड, बिस्किट इत्यादि। छठा में रखा गया था खट्टे फल और टमाटर को। सातवें में रखा गया था गहरे हरे और पीले पत्ते वाली सब्जियां। आठवां में आलू को रखा गया था। नौवां में फल तथा अन्य सब्जियां। 10 में वसा एवं तेल और 11 में रखा गया था स्टार्च युक्त आहार को। तो ये 11 ग्रुप में इन सब चीज़ों को रखा गया था। ये तीनों जब जो फूड ग्रुप है किसके द्वारा, ये अमेरिका द्वारा, यानी कि जो कृषि विभाग अमेरिका है उसके द्वारा ये आप कह सकते हैं कि लागू किया गया था। तो उपयुक्त सभी खाद्य समूहों के आधार पर भारतीय स्थिति में भी जो है लगभग सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए आहार विशेषज्ञों ने जो है अग्र खाद्य समूह यानी कि 3 खाद्य समूह की जो है प्रणाली विकसित की है। यानी कि ये 3 जो फूड ग्रुप है किसके लिए है, ये जो है आप कह सकते हैं कि ये कृषि विभाग अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन भारत की परिस्थिति को देखते हुए, भारत का जो आय वर्ग की स्थिति को देखते हुए भारत में भी जो है 3 खाद्य समूह प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है। वो 3 खाद्य समूह के जो भोज्य पदार्थों का विवरण किया है वो विवरण जो है अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसे भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे भी आप आपका नोट आउट कर लेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से
नोट्स का निर्माण कर सके। इस प्रकार के वर्गीकरण का जो है सबसे ज़्यादा व्यवहारिक लाभ यह होता है कि किसी भी खाद्य समूह में किसी भाग में से कोई ना कोई वस्तु जो है आपको अपने भोजन में उपलब्ध रखनी है और आपके लिए जो है संतुलित आहार का आधार बन सकती है। यानी अभी आपने जो 3 खाद्य समूह के भोज्य पदार्थों का विवरण किया है जो कि भारत के द्वारा किया गया है, यानी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा, भारत के जो आहार वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किया गया है। तो ये जो 3 खाद्य समूह है इनमें से किसी न किसी एक का जो है आपके प्रत्येक दिन के भोजन में शामिल होना ही चाहिए। जैसे कि आपने लिखा था पहला में अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का, तो इनमें से एक आपको रखना है। दूसरा में आपका दूध था, तीसरा में हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो इनमें से आपको क्या करना है, किसी न किसी एक को जो है आपको अपने भोजन में शामिल करना ही है। तभी आप एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट के अंतर्गत आज की क्लास में बात की है बैलेंस डाइट और फूड ग्रुप के बारे में। क्योंकि इस क्लास को हम लगातार 3 दिन से पढ़ रहे थे, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक था, इसीलिए हमने इस टॉपिक को जो है 3 वीडियो में बांट करके आसानी से पढ़ा और समझा। तो अब कहते हैं आज की क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में जो है आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के जो पेपर कोड S5 के यूनिट 4 है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ के अंतर्गत और भी जो आपके मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं उसके बारे में हम लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।